जय हिंद, सलाम, स्वागत सभी का। 15 जून सुबह लगभग 3 बजे के आसपास इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो फॉर्म आए हैं पीएचडी को लेकर, उसको लेकर ही करनी है आपसे बातचीत, क्योंकि आपके कुछ सवाल आए हैं और कुछ समस्याएं आई हैं और कुछ डाउट आए हैं। समस्याएं, सवाल और डाउट, जिनका जवाब आपको देने का पूरा प्रयास करूँगा। और यदि आपके भी दिल में, जहन में, दिमाग में या आपके किसी मित्र के पास कोई सवाल हो इसी प्रकार का या इससे कुछ अलग हट के, तो उसको भी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। अगले वीडियो में उसका जवाब दे देंगे। अगर आप फॉर्म भर चुके हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है, भरने की सोच रहे हैं और कुछ समस्याएं आ रही हैं, तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। किस विषय में दिल्ली विश्वविद्यालय में वीडियो शूट कर देते हैं अब कि दिल्ली विश्वविद्यालय के जो फॉर्म आए हैं 22 और 23 सेशन के, उसमें किस विषय में कितनी सीटें हैं, इसको लेकर जानकारी डिटेल में बना चुका हूं और वीडियो आप देख भी चुके हैं अच्छे से, ठीक है। और यदि नहीं देखा होगा आपने इस वीडियो को, तो कमेंट डिटेल में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ हम आपको उसका लिंक दे देंगे वीडियो का, आप जाके उसको वहाँ देख लीजिएगा। और कुछ ज़रूरी सवाल उसको लेकर भी हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। 24 मई का वीडियो है, इसका ध्यान रखिएगा। अब आते हैं आपके सवालों का। एक कॉमन सा सवाल उसमें पूछा गया और ये सवाल मेरे लिए तो बहुत सरल सवाल था, लेकिन जो लोग फर्स्ट टाइम फॉर्म भरते हैं उनके लिए डिफ़िकल्ट है, ठीक है। डिफ़िकल्ट ये है कि जो बच्चे नेशनल फेलोशिप शेड्यूल कास्ट, नेशनल फेलोशिप शेड्यूल ट्राइब और नेशनल फेलोशिप अदर बैकवर्ड क्लास या नेशनल फेलोशिप पीएच कैटेगरी में हैं, क्या ये सभी एग्ज़ाम पास करने, यानी कि नेट पास और ये कैटेगरी वाले बच्चों को एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो पीएचडी का होगा उसको देना है या नहीं देना है, अर्थात वो बच्चे एग्जामिनेटेड हैं या नहीं। आपके सवालों के लिए धन्यवाद और जवाब है जी नहीं। अगर आप NFSC, NFST, NFOBC, NFPWD हैं और यदि आप नेट और जेआरएफ भी हैं, तो आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना है जिस विषय में आपने मास्टर्स किया है और जिस विषय में आपका नेट क्वालिफाई है। इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि नॉर्मली हमको ये देखा गया है कि जो बच्चे नेट जेआरएफ है तो उनको एग्जामिनेटेड कर दिया जाता है बहुत सी यूनिवर्सिटी में, लेकिन बहुत सी यूनिवर्सिटी में NF क्वालिफाई बच्चों को एग्जामिनेटेड नहीं रखा जाता। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी जब फॉर्म भरेंगे उसके अंदर बाकायदा ये प्रावधान दिया गया है, आपसे पूछा जाएगा कि आपने कोई नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन पास किया है या नहीं, जैसे कि नेट या जेआरएफ, चाहे यूजीसी का हो चाहे CSR का हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपने जेआरएफ पास किया है, चाहे डीबीटी का हो, ICMR का हो, या फिर आप किसी अदर्स प्रकार की कोई स्कॉलरशिप प्राप्त कर रहे हैं, अदर प्रकार की स्कॉलरशिप, ठीक है। जैसे आप अदर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपको बताना होगा कि आप कौन सी फेलोशिप प्राप्त कर रहे हैं, उसका नाम लिखना होगा और साथ ही साथ आपको बतानी होगी वह है उसका एक सीरियल नंबर होता है। जैसे कि आपका NF है तो NF का जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको डालना पड़ेगा। यदि आपने ICMR की कोई फेलोशिप ली है तो उसका भी एक नंबर होता है, सर्टिफिकेट आपको मिल गया होगा तो उसकी डिटेल आपको डालनी है अदर वाले ऑप्शन में, ठीक है। तो आप जिस भी कैटेगरी में हो और जिसको भी ये फेलोशिप मिल रही है या पास हुए हैं, उनमें से किसी को भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। एक दूसरा सवाल आया कि जब अप्लाई फॉर्म भरते हैं तो बेशक नेट जेआरएफ और अदर फेलोशिप वाले बच्चे एग्जामिनेटेड है, लेकिन अप्लाई करते वक्त एग्जामिनेशन सेंटर को चूज़ करने का ऑप्शन उनके समक्ष आ रहा है। जी हाँ, ये ऑप्शन सभी को फिलअप करना है, आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं, ब्लैंक नहीं कर सकते हैं। आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन बेशक नहीं देना है, आपको एग्जामिनेशन मिला है, लेकिन फिर भी एग्जामिनेशन सेंटर को चूज़ आपको करना होगा, इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। उसको आप छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। एक सवाल और आया कि यदि हमारा MPhil चल रहा है लेकिन हमारा रिसर्च का वाइवा जो होता है, जिसे इंटरव्यू बोलते हैं MPhil सबमिट करने, वो नहीं हुआ है, तो क्या इस स्थिति में हम लोग अपना जो PhD में अप्लाई करें वो MPhil के बेस पे अप्लाई करें या PhD या MA के बेस पे, और यदि MPhil के बेस पे अप्लाई करते हैं तो उसका क्या बेनिफिट मिलेगा। सवाल के लिए इनका भी धन्यवाद। इनके सवाल का जवाब ये है, यदि आपका MPhil का कोर्स वर्क आ चुका है, कोर्स वर्क का रिजल्ट आ चुका है और आपकी थीसिस सबमिट हो चुकी है लेकिन वाइवा नहीं हुआ है, तो आप MPhil के बेस पर ही PhD में अप्लाई कीजिए। दूसरी बात, यदि आपका MPhil सबमिट नहीं हुआ है लेकिन कोर्स वर्क का रिजल्ट आ गया है, तब भी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के PhD में MPhil के बेस पर ही अप्लाई कीजिएगा।
क्योंकि अगर आपका कोर्स वर्क कंप्लीट हो चुका है 55% नंबरों के साथ में, या फिर आपका कोर्स वर्क हो चुका है और एमफिल सबमिट हो चुका है तो भी, और अगर आपका वाइवा पेंडिंग है तो भी, तीनों ही कंडीशन में अगर आप एमफिल लगाते हैं और अपने मेन सब्जेक्ट में, मान लीजिए पॉलिटिकल से है, हिस्ट्री के, हिंदी के है, तो आपको उस डिपार्टमेंट में पीएचडी की प्रवेश परीक्षा नहीं देनी होगी। इस बात का भी ख्याल रखिएगा, ठीक है। चलिए एक सवाल और ले लेते हैं। इसमें ये सवाल पूछा गया और ये कोई, इनके बहुत सवाल आए हैं कि रिसर्च प्रपोजल को लेकर। जी हाँ, ये बड़ा गंभीर सवाल है और रिसर्च प्रपोजल दिल्ली यूनिवर्सिटी का थोड़ा अलग तरीके से मांगा जाता है। और यूनिवर्सिटी की तरह नहीं है कि आपने एक प्रपोजल बनाया 4-5 पेज का, 1000-1200 शब्दों का, और डिपार्टमेंट की ईमेल आईडी पर या फिर बाय पोस्ट के माध्यम से या स्कैन करके कहीं भेज दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी है बाबू, और जंगल से कम नहीं है, और जंगल में जानवरों की कमी नहीं है। उसमें से कुछ आप हैं, कुछ हम हैं। तो अब आते हैं रिसर्च प्रपोजल पर। रिसर्च प्रपोजल को 3 और 3 6 कैटेगरी में बांटा गया है, या कह लीजिए कि रिसर्च प्रपोजल के 6 पार्ट करे गए हैं और आपको इन सभी भागों में कुछ ना कुछ जानकारी फिलअप करना है और ये सभी जानकारी आपके रिसर्च प्रपोजल में मेंशन भी होंगी। इसको क्या जानकारी है, कैसे फिलअप करना है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहली बात, आपको अपने रिसर्च प्रपोजल का एक विषय आपने दिया होगा, नहीं दिया होगा तो दे दीजिएगा, ठीक है। कि आप जिस विषय पर काम करेंगे या करेंगे किसी भी विषय से, उसका एक टाइटल आप सोच लीजिएगा और उसको आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसके स्टेप नंबर 6 या 7 नंबर पे होगा, वहाँ आपको रिसर्च प्रपोजल अपना टाइप करना होगा। अगर टाइप करने नहीं आता है कोई समस्या नहीं है। आपने यदि कहीं अपने रिसर्च प्रपोजल को सेव करके रखा हुआ है, PDF फाइल, MS वर्ड की फाइल में है, या टाइप करना आता है तो आप उसको यहाँ टाइप भी कर सकते हैं या कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। रिसर्च प्रपोजल को हिंदी में भी हो सकता है, अंग्रेजी में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं आती है, सभी भाषाओं को ले लेता है गूगल फॉर्म, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है। उसके बाद सेकंड स्टेप है, आपसे रिसर्च प्रपोजल में एक है 200 शब्दों में मांगी जाएगी रिसर्च के क्वेश्चंस, यानी कि जिस विषय पर आप शोध करने वाले हैं या वाली हैं उस विषय के कौन कौन से महत्वपूर्ण शोध के प्रश्न हैं आपके अनुसार। तो ऐसे ही ये 4-5 प्रश्नों को तैयार कीजिए और 200 शब्दों में आपको उसको टाइप करना है पॉइंट करके। पॉइंट 1 पहला क्वेश्चन, पॉइंट 2 दूसरा क्वेश्चन, ऐसे 200 शब्दों में चाहे आप 20 सवाल लिख दीजिए, 20 प्रश्न लिख दीजिए, या 10 प्रश्न लिख दीजिए, या 5 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस वाले कॉलम को आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। 200 वर्ड से ज़्यादा लिखेंगे फॉर्म सबमिट नहीं होगा। 198 पे सबमिट हो जाएगा, 201 पे सबमिट नहीं होगा। तीसरा जो क्राइटेरिया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्राइटेरिया, जिसको बोलते हैं रिसर्च की मैथोलॉजी। अब अपने शोध कार्य को करते वक्त में रिसर्च मैथोलॉजी को आपको 500 शब्दों में लिखना है, कम से कम मान के चलिए आधा पेज या फिर 1 पेज तो मान ही लीजिए, महत्वपूर्ण चीज़ है। कम भी लिख सकते हैं, चल जाएगा, कि आप अपने जिस विषय पर काम करने वाले हैं उसकी मात्रात्मक, गुणात्मक या वैज्ञानिक किस प्रकार का शोध करेंगे, है ना, प्रकार बताएंगे आप। और साथ ही उसी प्रकार के साथ साथ आप ये भी विश्लेषित करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे कि आपका शोध धार्मिक दृष्टि से होगा, ऐतिहासिक दृष्टि से होगा, सांस्कृतिक दृष्टि से होगा, आर्थिक दृष्टि से होगा, अगर पॉलिटिकल के हैं तो राजनीतिक दृष्टि से होगा, साइंस के हैं तो आपको बताना होगा कि किस साइंटिफिक टेम्परामेंट के माध्यम से अपने काम को आप करेंगे। ये सारी बातें आपको प्रपोजल, ये उसमें ऑप्शन होगा मैथोलॉजी वाला, उसमें आपको लिखना है, या फिर टाइप भी कर सकते हैं, या फिर कहीं से कॉपी पेस्ट करना हो, यानी कहीं आपने लिख के रखा हो उसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, टाइम बचेगा आपका। चौथा इसमें पार्ट है जिसको बोलते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ फील्ड वर्क, यानी कि जब आप शोध कार्य करेंगे, इसको मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल आया और कई बार पूछा गया है, और रिसर्च प्रपोजल को बनाने में आपको बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। कि आप अपने शोध कार्य में करते वक्त बहुत से किताबों का, बहुत से मैगजीन्स का, बहुत से आर्टिकल्स का, बहुत से इंटरनेट की वेबसाइट्स का, बहुत से लोगों की सहायता भी लेंगे। तो आपको ये बताना है कि अपने शोध कार्य के दौरान कौन कौन से आपके प्राथमिक अर्थात प्राइमरी रिसोर्सेज होंगे, उसकी एक पूरी लिस्ट बनानी है, एक पूरी सूची बनानी है, उसी को आपको इसमें लिखना है 500 शब्दों में। उस 500 शब्दों में चाहे आप 50 किताबों के नाम लिख दीजिए, चाहे 10 किताबों के नाम लिख दीजिए, चाहे 5 किताबों के नाम लिख दीजिए, जो लिखना है आप उसको लिख दीजिए हिंदी में या अंग्रेजी में, ठीक है। एक सवाल और आया, ये थोड़ा अटपटा भी है और आपको लिखना ज़रूरी भी है। इसमें पूछा गया है व्हाट आर द मेजर राइटिंग ऑफ द फील्ड ऑफ द विच द वर्ल्ड पर्पस, एंड दूसरा है कंट्रीब्यूशन। इसमें 2 सवाल है। इसका पहले का मतलब है कि आप जिस विषय पर काम करना चाहते हैं या चाहती हैं, उस विषय पर काम करने का उद्देश्य क्या है, किस ऑब्जेक्टिव
को प्राप्त करने के लिए, किस पर्पस के लिए आप इस विषय पर काम करना चाहते हैं, ये आपको बताना होगा। लेकिन ये नहीं क्लियर किया गया कि इस वाले कॉलम को आपको कितने शब्दों में इसके जवाब को लिखना है, 50 शब्दों में, 100 शब्दों में, 500 शब्दों में नहीं बताया गया, लिखना ज़रूरी है। साथ ही साथ इसी वाले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और ऐड किया गया है कि आपका ये शोध कार्य है, आपका ये शोध कार्य वर्तमान समय में या किसी संस्थान को या विश्वविद्यालय को क्या कंट्रीब्यूशन देगा, योगदान क्या होगा। यानी कि आपके शोध के माध्यम से जो भी कोई आपका शोध पढ़ेगा या कहीं पब्लिश होगा भविष्य में, उसका बेनिफिट क्या होगा। यानी कि इसको रेलेवेंस से भी आप जोड़ सकते हैं कि आपके शोध विषय की आज के दौर में क्या प्रासंगिकता, यानी कि रिसर्च ऑफ द टॉपिक कितना रेलेवेंस है, ये आपको बताना होगा। ठीक है। लास्ट इसमें एक ऑप्शन दिया है जो कि मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। इसको आप चाहें तो भरें, चाहें तो ना भरें। रिसर्च प्रपोजल के अंतर्गत इससे पूछा गया है पास्ट रिसर्च एक्सपीरियंस विद पब्लिकेशन। यानी कि अगर आपने यूजी के लेवल पे या पीजी के लेवल पे कोई फील्ड वर्क का काम किया है, कोई रिसर्च का काम किया है, यदि कोई आपका आर्टिकल, कोई रिसर्च पेपर कहीं पब्लिश हुआ है, उसकी आपको जानकारी देनी है। यदि है आपके पास जानकारी और उसके प्रमाण पत्र है या कोई लिखित में डेटा है कहीं पब्लिश हुआ है, उसको आप यहाँ उसकी जानकारी देनी है। यानी कि आपका मान लीजिए कहीं पेपर पब्लिश हुआ है तो आपको उस पेपर को स्कैन करके नहीं लगाना है, आपका पेपर किस विषय पर, किस संस्थान में, किस डेट में पब्लिश हुआ है या फिर आपने प्रेजेंट किया, उसकी आपको डिटेल लिखनी है बस। ठीक है ना। मान लीजिए आपका कोई पेपर है दिसंबर 2021 में आपने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रेजेंट किया है, तो आप पेपर का टाइटल लिखेंगे, संस्थान का नाम लिखेंगे, कौन सी डेट और कौन से ईयर में पब्लिश हुआ है, बात खत्म। इतना आपको लिखना है। ठीक है। रिसर्च इसमें पास्ट रिसर्च एक्सपीरियंस के विद पब्लिकेशन में। इसके साथ साथ ही आपकी कोई किताब पब्लिश हुई है, कोई पेपर कहीं पब्लिश हुआ है, उसकी प्रिंट कॉपी है तो आपको उस पत्रिका या मैगजीन या जर्नल्स का भी जिक्र इसमें करना है, यदि है। मैंने कहा ना कि ये ऑप्शनल नहीं है। तो ये सारी बातें आपको रिसर्च प्रपोजल के अंतर्गत देनी हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आप इस वाले रिसर्च प्रपोजल के ऑप्शन को ब्लैंक या खाली नहीं छोड़ सकते हैं। फिर से मैं यही कहूँगा, ब्लैंक छोड़ा या खाली छोड़ा, कुछ भी चीज़ नहीं लिखी तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है। एक सवाल और आया था, उसको भी ले लेते हैं। पूछा गया था कि जो बच्चे एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो क्या एंट्रेंस एग्ज़ाम देते वक्त नेगेटिव मार्किंग भी होगी। जी हाँ, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, इसके लिए आपको जो प्रोस्पेक्टर है उसको ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात है, अगर किसी एक विषय में नेगेटिव मार्किंग है, मान लीजिए हिंदी में है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी सब्जेक्ट है, डिपार्टमेंट है, किसी में भी नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, नहीं भी होगी ऐसा नहीं है। होगी तो सभी में होगी और नहीं होगी तो किसी में नहीं होगी। लेकिन जो मेरी जानकारी है अपने सूत्रों के हवाले से, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है दिल्ली विश्वविद्यालय में जब से एनटी के अंतर्गत ये आया है। लेकिन फिर भी जब क्वेश्चन पेपर से पहले, एग्ज़ाम से पहले आप लोगों का एडमिट कार्ड आएगा, उसमें ये डिटेल में बताया गया होगा कि आपके जो पेपर होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। होगी कितने की होगी, -50 की होगी या -2.5 की होगी या -0.75 की होगी या -1 की होगी, आपको बता दिया जाएगा। एडमिट कार्ड में ये मेंशन कर दिया गया होगा। ठीक है। एक और सवाल इसमें पूछा गया था कि रिसर्च प्रपोजल अप्लाई करते वक्त ही सबमिट करना है या अप्लाई फॉर्म सबमिट करने के बाद, फीस सबमिट करने के बाद डिपार्टमेंट को मेल के माध्यम से भेजना है। देखिए, इसी आपके 2 सवाल हैं और इसके 2 जवाब हैं। रिसर्च प्रपोजल आपको एक बार रिसर्च प्रपोजल को जब अप्लाई करेंगे फॉर्म तब लगाना है, जो मैंने आपको क्राइटेरिया भी बताया। सवाल आया था कि कैसे मैथोलॉजी लगानी है, कैसे सोर्स लगाने हैं, कैसे आपको अपने उद्देश्य लिखने हैं, वो अप्लाई करते वक्त लगाएंगे। लेकिन जब आपका एंट्रेंस हो जाएगा और यदि एग्जामिटेड हैं तो उसको छोड़ दीजिएगा। लेकिन जब आपकी फाइनल रिजल्ट आएगा एंट्रेंस क्वालिफाई के बच्चों का और एग्जामिटेड के बच्चों को, तो डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा जिसमें आपको अपना रिसर्च प्रपोजल, एकेडमिक डॉक्यूमेंट ईमेल आईडी पर डिपार्टमेंट की जहां आपने अप्लाई किया है उसको आपको भेजना होगा। चाहे आप एंट्रेंस क्वालिफाई हों या अगर एंट्रेंस क्वालिफाई हुए तो भेजना है, एग्जामिटेड हुए तो अगर एंट्रेंस क्वालिफाई नहीं है, एग्जामिटेड नहीं है, तो आपको ये डॉक्यूमेंट नहीं भेजने हैं इंटरव्यू से पहले। ये भेजना मैंडेटरी होता है, लेकिन
फॉर्म भरते वक्त कोई डॉक्यूमेंट ईमेल के माध्यम से रिसर्च प्रपोजल कहीं नहीं भेजना है। हाँ, जब इंटरव्यू के बारे में सूचना आएंगी तब आपको ये जानकारियाँ ईमेल के माध्यम से इंटरव्यू की डेट से पहले भेजनी है, इस बात का ख्याल रखिएगा। और एक और बात इसमें ऐड कर देता हूँ, यदि अपना रिसर्च प्रपोजल और एकेडमिक डॉक्यूमेंट इंटरव्यू की डेट से पहले आप डिपार्टमेंट को भेज चुके हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिस दिन और जिस समय आपका इंटरव्यू होगा आप अपना रिसर्च प्रपोजल और डॉक्यूमेंट लेकर नहीं जाएंगे। ऐसी गलती से मत कीजिएगा। इंटरव्यू के दिन भी आपको वेन्यू पर सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट अपने रिसर्च प्रपोजल के साथ, एप्लीकेशन फॉर्म और ID कार्ड के साथ लेकर जाने हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है, ये एक दो सवाल आए थे जो मुझे ज़रूरी लगे कि इस पर बात करनी चाहिए। और 20 जून 2022 से पहले एप्लीकेशन फॉर्म को भर दीजिएगा। 20 जून 2022 शाम 5 बजे तक रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। 20 जून 2022 रात 11:55 तक फीस को सबमिट कर दीजिएगा। डेट एक्सटेंड होगी या नहीं होगी अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। और एक अंतिम सवाल, क्या एक कैंडिडेट एक से अधिक विषयों में अप्लाई कर सकता है या नहीं? और दूसरी बात, यदि हम एक से अधिक विषयों में अप्लाई करते हैं तो क्या हमको अलग अलग फीस सबमिट करनी होगी? और तीसरा सवाल, क्या एक कैंडिडेट किसी दूसरी फील्ड में जाकर फॉर्म को भर सकता है या नहीं? 3 सवाल है। ठीक है, 3 मिनट और ले लेते हैं। पहली चीज़, जी हाँ, एक कैंडिडेट एक से अधिक विषयों में एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकता है, पहली बात। लेकिन इसको ऐसे समझिए पूरी तरीके से, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। यदि आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन जिसमें भी आपने भरा है, मान लीजिए 2 सब्जेक्ट में 3 विषयों में एक दिन और एक समय पड़ गए, तब क्या करेंगे? वैसे तो होता नहीं है ऐसा, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम लंबा चलता है, 3-4 दिनों तक चलता है। ठीक है ना, JNU की तरह, नेट की तरह। लेकिन फिर भी 1% चांस है, यदि आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2 सब्जेक्ट के एक दिन एक समय पड़ गए तब क्या करेंगे? यदि एक दिन में 2 एग्ज़ाम है लेकिन टाइमिंग अलग अलग है तो आप मैनेज कर लेंगे। लेकिन अगर सेम समय पर सेम डेट में 2 एग्ज़ाम पड़ गए तो एक एग्ज़ाम तो छोड़ना पड़ जाएगा आपको। ठीक है, ये कंडीशन हो सकती है, लेकिन आप एक से अधिक विषयों में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, यदि आप एक से अधिक विषयों में अप्लाई करते हैं, मान लीजिए आपने इतिहास में और राजनीति विज्ञान में और पीस स्टडीज में, अफ्रीकन स्टडीज़ में अप्लाई कर दिया। ठीक है, 3 डिपार्टमेंट हैं ये फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के, तो आपको तीनों के अलग अलग एंट्रेंस देने होंगे, तीनों के लिए अलग अलग रिसर्च प्रपोजल देना होगा, 3 आपके एडमिट कार्ड आएंगे। और ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने एक एंट्रेंस एग्जाम में क्वालिफाई कर लिया बाकी दोनों को पास कर देंगे, ना। 3 पेपर हैं, 3 प्रपोजल हैं, 3 एंट्रेंस होंगे, तीनों में क्वालिफाई होंगे तभी आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तीसरा सवाल मैं भूल गया, हाँ, प्रपोजल के बारे में मैंने बताया ना आपको कि प्रपोजल सबका अलग अलग लगाएंगे आप, और नहीं लगाएंगे तो फॉर्म कैंसिल भी हो सकता है। ठीक है, और यदि आप मान लीजिए इतिहास से आपने MA किया है तो इतिहास वाले बच्चे इतिहास में अप्लाई कर दीजिएगा, अफ्रीकन स्टडीज़ में, बुद्धिस्ट स्टडीज़ में, सोशलॉजी में और फिलॉसफी में। ठीक है, तो आप सभी विषयों में MA हिस्ट्री के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। और कोई आपके पास और सवाल हो या जो सवाल आपने पूछे उनके मैं जवाब नहीं दे पाया हूँ, ठीक है, तो आप उस सवाल को दोबारा रिपीट कर दीजिएगा, तो मैं अगले वीडियो में उसकी बात कर लूँगा। और फॉर्म भरने को लेकर एप्लीकेशन फॉर्म में कोई और समस्या आ रही है, तकनीकी इशू आ रहा है, मुझसे पूछ लीजिएगा 18 जून से पहले, क्योंकि 20 जून को तो लास्ट डेट है। और अगर आप मुझसे पूछेंगे सवाल 19 जून को या 20 जून को तो जवाब मैं कब दूंगा आपको? तो इसीलिए जो भी आपका सवाल हो लास्ट डेट ख़त्म होने से 24 या 48 घंटे पहले पूछ लीजिएगा, ताकि आपको मैं जवाब दे सकूं सही समय पर, ताकि आपका समय और आपका पैसा और माता पिताओं की उम्मीद बर्बाद ना हो। ठीक है, तो यही था छोटा सा वीडियो दिल्ली विश्वविद्यालय के PhD के फॉर्म्स को लेकर। और एक सवाल और आया था लास्ट में, क्या दिल्ली विश्वविद्यालय ने MPhil कराना बंद कर दिया है? जी नहीं, दिल्ली विश्वविद्यालय ही नहीं, कोई भी विश्वविद्यालय MPhil बंद नहीं करना चाहता था, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी और कुछ और राजनीतिक दबाव था, आर्थिक समस्याएं थी, जिसके वजह से विश्वविद्यालय को सख्ती से तो नहीं कहेंगे लेकिन एक आदेश ही दिया गया कि MPhil बंद कर दीजिए, सीधा PhD करवाइए। उसी आदेश का पालन DU ने भी किया, क्योंकि एजुकेशन पॉलिसी में स्पष्ट लिख दिया है MA के बाद सीधा PhD के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो MPhil की ज़रूरत क्या है? क्यों MPhil के शिक्षक रखे जाएँ, क्यों MPhil की छात्रवृत्ति दी जाए, क्यों बच्चे का समय बर्बाद किया जाए? लेकिन अगर आपने UG या PG के लेवल पर रिसर्च नहीं किया है और आप सीधा PhD में रिसर्च करेंगे तो उन 5 साल के PhD के 6 साल के PhD के समय में
2 साल तो आपको रिसर्च समझने में और रिसर्च को अप्लाई करने में लग जाएंगे। तीसरे साल में जाकर आप रिसर्च को लिखना प्रारंभ करेंगे। लेकिन अगर आप एमफिल करके आए हैं या एमफिल कर रहे हैं तब पीएचडी में एडमिशन लेंगे तो जो काम लोग 5 से 7 साल में करेंगे पीएचडी का, वो आप 3 से 4 साल में निपटा लेंगे। ठीक है, ये मेरा सुझाव भी है, पर्सनल अनुभव भी है, ये मैंने आपको बताया। और लगभग 20 मिनट हो गया और नहीं खींचेंगे। सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद, सलाम, शुभकामनाएं।